गुड इवनिंग। आज हम लेके आए हैं अभी अकाउंटेंसी फर्स्ट जो 12th क्लास की है, साझेदारी इसमें है, पार्टनरशिप, उसका पहला चैप्टर लेके आए हैं, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का सामान्य परिचय, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। और साझेदारी जो है उसके बारे में अपन डिटेल से जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है उसका अभी अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, साझेदारी क्या होती है। सबसे पहली बात करेंगे अपन कि साझेदारी किसे कहते हैं। तो सामान्य अर्थ में साझेदारी होती है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जो किसी व्यवसाय को संचालित करते हैं और लाभ हानि को एक निश्चित अनुपात में बांटते हैं, साझेदारी कहलाती है। साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है और अधिकतम व्यक्तियों की अपन आगे चर्चा करेंगे, जहां अपन विशेषताओं की बात करेंगे वहां पे। और साझेदारी की परिभाषा क्या है। तो साझेदारी के लिए जो अपने भारत में जो अधिनियम है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में जो डेफिनेशन दे रखी है, परिभाषा दे रखी है साझेदारी की, वो इस प्रकार से है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय का संचालन करते हैं। व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है, वो कहलाती है साझेदारी। ये बात होगी परिभाषा की। अब अपन बात करते हैं कि भाई साझेदारी किसे कहते हैं, इस बात की अपन ने चर्चा की है। तो आगे साझेदारी फर्म क्या होती है, साझेदारी फर्म किसे कहते हैं। तो साझेदारी फर्म क्या होती है कि सामूहिक रूप से जो साझेदारों का ग्रुप होता है उसे कहते हैं फर्म, यानी कि सामूहिक रूप से सभी साझेदार फर्म कहलाते हैं। अब बात आती है कि भाई फिर साझेदार किसे कहते हैं, पार्टनर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज पार्टनर। तो जो साझेदारों का ग्रुप है, जो व्यक्तियों का समूह है, उसमें व्यक्तिगत रूप से ये साझेदार कहलाते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन 3 साझेदार हैं, तीनों मिलकर एक फर्म का निर्माण करेंगे। राम, श्याम, मोहन साझेदार मिलकर तो एक फर्म, और एक पर्टिकुलर अपन राम की बात करें, श्याम की बात करें, मोहन की बात करें, तो वो होता है साझेदार। यानी व्यक्तिगत रूप से तो ये साझेदार होते हैं और सामूहिक रूप से ये होते हैं फर्म। अब अपन बात करते हैं कि साझेदारी जो अधिनियम 1932 है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम और मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे अब अपन बात करते हैं, देखो साझेदारी की विशेषताओं की। साझेदारी की जो विशेषताएं हैं, साझेदारी की जो विशेषताएं हैं उनमें हमेशा जो विशेषताएं या लक्षण जो होते हैं वो परिभाषा और अर्थ से ही निकाले जाते हैं। सबसे पहले अपन परिभाषा में भी ये लिखा कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। अर्थ भी इसका यही है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। तो इसकी पहली विशेषता निकल के आती है कि जो पार्टनरशिप है वो 2 या 2 से अधिक जो सदस्य हैं उनका एक समूह होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक समूह होता है। तो सबसे पहली बात है कि पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। अब बात करते हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में, तो देखिए कम से कम सदस्यों की जो संख्या है, न्यूनतम सदस्य, तो न्यूनतम जो सदस्य हैं वो होने चाहिए पार्टनरशिप में 2, न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2। बात करते हैं अधिकतम सदस्य, तो अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो पार्टनरशिप में अभी हाल में जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 50। अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 है, न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 है। पहले कंपनी अधिनियम 2013 से पहले इसमें एक अधिकतम सदस्यों की संख्या के विषय में एक चीज थी
कि बैंकिंग का यदि क्षेत्र है, पार्टनरशिप में यदि बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो उसमें सदस्य संख्या होती है 10, अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या बैंकिंग क्षेत्र में 10 थी। और गैर बैंकिंग क्षेत्र का यदि कोई बिजनेस है, गैर बैंकिंग क्षेत्र, गैर बैंकिंग क्षेत्र का कोई बिजनेस यदि है तो उसमें सदस्य संख्या अधिकतम होती थी कितनी, 20। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में इसमें संशोधन किया गया है तो उसके अनुसार अब अधिकतम सदस्य संख्या 50 है। लेकिन फिर भी मान लो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया कि भाई बैंकिंग के क्षेत्र में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 10। गैर बैंकिंग के क्षेत्र में साझेदारों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 20। और यदि केवल ये पूछे कि भाई साझेदारों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है तो अपना आंसर रहेगा 50 और न्यूनतम सदस्य संख्या 2। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, जिसमें अपन ने बात की है कि न्यूनतम सदस्य संख्या है वो रहेगी 2 और अधिकतम सदस्य संख्या है वो रहेगी 50। और यदि बात करें बैंकिंग क्षेत्र की तो उसमें रहेगी 10 और बात करें गैर बैंकिंग क्षेत्र की तो उसमें रहेगी 20। ये इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब अपन बात करेंगे सेकंड नंबर, असीमित दायित्व। इसका क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में भी एक क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है कि साझेदारी में साझेदारों का दायित्व होता है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि साझेदारी में साझेदारों का दायित्व होता है, तो आपका आंसर रहेगा कि साझेदारी में जो साझेदार हैं उनका दायित्व होता है असीमित। अच्छा, समझते हैं कि भाई असीमित दायित्व का क्या मतलब है। असीमित दायित्व का मतलब ये है कि यदि साझेदारी फर्म के जो लेनदार हैं वो साझेदारी फर्म की संपत्तियों से यदि चुकता नहीं हो पाते हैं, यानी कि उनका भुगतान यदि साझेदारी फर्म की संपत्तियों से नहीं हो पा रहा है, तो सभी साझेदार अपने व्यक्तिगत संपत्ति में से वहां कंट्रीब्यूशन करके उन लेनदारों का भुगतान करेंगे। इसका ये मीनिंग होता है असीमित दायित्व का। तो सीधा यदि क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि साझेदारी में साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, तो अपना आंसर रहेगा कि साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे अपन जब साझेदारी के प्रकार पढ़ेंगे वहां अपन एक सीमित दायित्व साझेदारी पढ़ेंगे। दायित्व के आधार पर साझेदारी के 2 प्रकार पढ़ेंगे, असीमित दायित्व साझेदारी और सीमित दायित्व साझेदारी। वहां अपन ये भी पढ़ेंगे कि साझेदारी में एक साझेदार को छोड़ के सभी का दायित्व सीमित होता है। लेकिन यदि अपने क्वेश्चन में ऐसा कोई मेंशन नहीं है, कोई टाइप ऑफ पार्टनरशिप की बात नहीं की जाती है, यदि केवल ऐसा पूछा जाए कि साझेदारी में साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, तो अपना आंसर बिना संकोच के यही रहेगा कि साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। थर्ड नंबर की बात करते हैं। पहली अपनी हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी निश्चित लाभ हानि अनुपात। सभी साझेदार साझेदारी फर्म का जब गठन करते हैं तो एक साझेदारी संलेख बनाया जाता है, जिसकी अपन चर्चा आगे करेंगे। उसमें कि जो लाभ हानि होगा उसको किस अनुपात में विभाजित करना है, इस चीज को पहले ही निश्चित कर लिया जाता है कि भाई इस अनुपात में लाभ हानि का विभाजन किया जाएगा। अच्छा, एक चीज आगे साझेदारी संलेख जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां कुछ साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम पढ़ेंगे, वहां इसकी चर्चा होगी कि भाई यदि मान लो कि कोई अनुबंध नहीं किया है, आपस में कोई समझौता नहीं किया है, तो इसके लिए क्या शर्त रहेगी, वो अपन आगे साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड का जो टॉपिक पढ़ेंगे वहां अपन इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। अब बात करते हैं कि इसका लाभ हानि अनुपात है वो कैसा होता है, निश्चित होता है, पहले से प्री डिसाइडेड कर लेते हैं। जैसे ही फर्म स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे सभी साझेदार मिलकर एक निश्चित लाभ हानि अनुपात में अपने लाभ हानि को बांटने के लिए एग्री होते हैं, सहमत हो जाते हैं। चौथा पॉइंट इसमें आता है परस्पर वैध अनुबंध, कि जो सभी साझेदार होते हैं उन सभी साझेदारों का जो आपसी अनुबंध जो होता है वो वैध होता है, लीगल होता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी पार्टनर है कि
4 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर है वो एग्री है, 1 पार्टनर एग्री नहीं है, या मतलब उन्होंने किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया, ऐसे ही पार्टनरशिप चल रही है, तो ऐसा नहीं है। जो पार्टनर्स होंगे वो आपस में एक लीगल एग्रीमेंट करेंगे, एक लीगल एग्रीमेंट के अंदर बंधे हुए होंगे, सभी के लिए टर्म्स एंड कंडीशन वैसे ही लागू होंगे जैसा किसी एक के लिए हो रहा है। इसलिए एक साझेदारी की विशेषता है कि साझेदारी में जो साझेदार होते हैं वो परस्पर एक वैध अनुबंध के तहत बंधे होते हैं, एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपस में जो लीगल होता है। अब बात करते हैं परम सद्विश्वास। परम सद्विश्वास की बात यह है कि देखिए कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टडी में एक चैप्टर 11th क्लास में, वहां पार्टनरशिप एक बिजनेस की ऐसी फॉर्म है, एक ऐसा प्रकार है बिजनेस का कि वहां सभी जो पार्टनर होते हैं वो जरूरी नहीं है कि भाई एक ही परिवार से हो, एक ही कम्युनिटी से हो, एक ही गांव से हो। तो उसमें क्या है कि जो पार्टनर होते हैं वो अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग प्लेसेस, अलग अलग माइंड के, अलग अलग क्वालिफिकेशन के, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो उनमें पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए आपस में बिलीव होना बहुत जरूरी है, आपसी विश्वास बहुत जरूरी है। जिस भी एग्रीमेंट को वो करते हैं, जिस भी एग्रीमेंट के लिए वो एग्री होते हैं, जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं, उस व्यवसाय को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए कि उसका जो उद्देश्य है लाभ कमाने का वो पूरा हो सके, उसके लिए जरूरी है कि ये जो परम सद्विश्वास है वो आपस में होना बहुत जरूरी है। आपस में विश्वास के बिना पार्टनरशिप है वो नहीं चल सकती है। ये अपनी हुई इसकी विशेषता है पार्टनरशिप की। अब हम बात करेंगे, आगे का पॉइंट है पार्टनरशिप के प्रकार। साझेदारी कितने प्रकार की होती है? तो साझेदारी के प्रकार की जब हम बात करेंगे, साझेदारी के प्रकार, साझेदारी के प्रकार को पढ़ने के लिए अपन एक एक बेसिस लेके चलेंगे, एक एक बेस लेंगे, उस एक बेस में 2 टाइप्स आएंगे। तो ऐसे करके अपन साझेदारी के प्रकारों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर, दायित्व के आधार पर पार्टनरशिप के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं, 2 टाइप होते हैं। तो कौन से होते हैं? नंबर 1 सीमित दायित्व साझेदारी, नंबर 2 असीमित दायित्व साझेदारी, सीमित दायित्व साझेदारी, असीमित दायित्व साझेदारी। सीमित दायित्व साझेदारी क्या होती है? इसमें छोटा सा कीवर्ड ध्यान रखना है अपने को कि जो सीमित दायित्व साझेदारी होती है उसमें एक साझेदार के अलावा, एक साझेदार के अलावा सभी का दायित्व सीमित। ये इसकी डेफिनेशन है कि ऐसी साझेदारी जिसमें सब एक साझेदार के अलावा सभी साझेदारों का जो दायित्व है वो सीमित हो। कैसा हो? सीमित हो, वो होती है सीमित दायित्व साझेदारी। इसमें ध्यान ये रखना है कि भाई दायित्व सीमित का क्या मतलब है। असीमित की अपन ने चर्चा की, भाई असीमित दायित्व का क्या मीनिंग है, सीमित का क्या मतलब है। सीमित दायित्व का मीनिंग ये होता है कि साझेदार ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, जो कैपिटल, जो पूंजी लगाई है उस फर्म में, उस पूंजी की राशि के बराबर तक ही उनका दायित्व, उनकी लायबिलिटी होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। लेकिन एक पार्टनर उनमें से ऐसा होगा जिसकी लायबिलिटी असीमित होगी। किसमें? सीमित दायित्व साझेदारी में भी। ठीक है। दूसरा इसका प्रकार है असीमित दायित्व साझेदारी। तो इसका है सभी साझेदारों का दायित्व, सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, असीमित होता है। असीमित का मीनिंग अपन ने समझा है कि असीमित का मीनिंग ये होता है कि जो फर्म के लेनदार हैं, जो फर्म के पैसे मांगने वाले हैं,
उनका यदि भुगतान उनके द्वारा लगाई गई पूंजी या उनकी जो फर्म की संपत्तियां हैं उनके द्वारा यदि नहीं हो पाता है तो सभी साझेदार अपनी निजी संपत्ति का प्रयोग लेनदारों के भुगतान के लिए करेंगे। इसका मतलब होता है असीमित दायित्व। तो असीमित और सीमित ये किसके आधार पे होगी? दायित्व के आधार पे। अब दूसरा इसका टाइप आता है समय के आधार पर। समय के आधार पर। अब समय के आधार की बात करेंगे तो समय के आधार पे भी साझेदारी के दो ही प्रकार होंगे। अरे भाई, जिस प्रकार से दायित्व के आधार पे दो, सीमित असीमित, वैसे समय के आधार पे होगी निश्चितकालीन और विशेष अनिश्चितकालीन। निश्चितकालीन, अनिश्चितकालीन साझेदारी। निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन साझेदारी। अब निश्चितकालीन साझेदारी क्या होती है? निश्चितकालीन साझेदारी वो साझेदारी होती है जो किसी एक निश्चित समय के लिए या एक किसी निश्चित प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए की जाती है। वो साझेदारी होती है क्या? निश्चितकालीन साझेदारी। किसी निश्चित समय या निश्चित कार्य के लिए, निश्चित कार्य के लिए ऐसी कोई साझेदारी जो एक निश्चित समय के लिए या किसी निश्चित कार्य के लिए की जाती है उसे निश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। अब निश्चितकालीन साझेदारी का एक दूसरा नाम है, निश्चितकालीन साझेदारी को ही विशेष साझेदारी भी कहते हैं। विशेष साझेदारी भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पूछ ले कि भाई निश्चितकालीन साझेदारी का कोई एग्जाम्पल दो, तो जैसे एक रोड बनानी है, मान लो जयपुर टू दिल्ली एक हाईवे बनाना है। उस हाईवे में 10 पार्टनर्स हैं, वो आपस में जुड़ गए और उस हाईवे का निर्माण करने के लिए एग्री हो गए। अब वो पार्टनरशिप कब तक चलेगी? जब तक कि उस हाईवे का निर्माण नहीं हो जाता है। मान लो कि एक ब्रिज बनाना है, उस ब्रिज का जब तक निर्माण नहीं हो पाता है तब तक वो पार्टनरशिप रहेगी। मान लो एक रेलवे लाइन बिछानी है, तो जब तक रेलवे लाइन नहीं बिछाई जाएगी तब तक वो पार्टनरशिप रहेगी। यानी कि उसका एक निश्चित टाइम है या एक उसका एक निश्चित ऑब्जेक्ट है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा निश्चितकालीन या फिर विशेष साझेदारी। अच्छा, एक इसको उद्देश्य के आधार पे भी कई बार इसका दिया होता है कि उद्देश्य के आधार पे दोनों एक जैसी सी बात है कि विशेष उद्देश्य साझेदारी या अनिश्चित उद्देश्य साझेदारी। तो विशेष उद्देश्य बोलो चाहे विशेष साझेदारी बोलो, इसका दोनों का मतलब एक ही है, दोनों की एक ही जैसी डेफिनेशन है कि विशेष उद्देश्य की बात करें तो किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो साझेदारी की जाती है वो विशेष साझेदारी होती है या निश्चितकालीन साझेदारी होती है। अनिश्चितकालीन नाम से ही पता चल रहा है, जिसका काल अनिश्चित हो, जिसका समय अनिश्चित हो। तो ऐसी साझेदारी वो जब तक चलती रहेगी जब तक साझेदार आपस में चाहेंगे, जब तक साझेदार आपस में चाहेंगे। यदि एक भी साझेदार उसमें से डिसएग्री होता है कि अब हम अपनी फर्म को नहीं चलाएंगे, तो उसका डिसोल्यूशन हो सकता है या रिटायरमेंट के टाइम पे उसका रिकंस्टिट्यूशन हो सकता है, यानी कि पुनर्गठन जो अपने अगले चैप्टर्स रहेंगे उन्हीं के आधार पे हैं। तो साझेदारी जब तक रहेगी जब तक कि पार्टनर सही सलामत है, जब तक कि पार्टनर उस व्यवसाय को चलाना चाहते हैं। अब तीसरा बेस इसमें है। तीसरे बेस की जब बात करेंगे तो आता है वैधानिकता के आधार पर। वैधानिकता के आधार पर तीसरा है वैधानिकता के आधार पर। वैधानिकता के आधार पे भी साझेदारी के वही दो टाइप होते हैं, वैध अवैध। वैध और अवैध साझेदारी। वैध साझेदारी की बात करते हैं। वैध साझेदारी वो होती है जिसका व्यवसाय कानूनन तरीके से सही है,
वैधानिक नीति नियमानुसार है, कार्य का प्रकार ऐसा नहीं हो जो कानून द्वारा निषेध है। ऐसी कोई भी साझेदारी होती है वो होती है वैध साझेदारी। यानी कि इसको अपन यूं लिख सकते हैं कि वैध साझेदारी वो होती है जिसमें उसका व्यवसाय कानून के नियमानुसार हो, जिसमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा हो जो कानून द्वारा निषेध किया गया है। ऐसा जो साझेदारी का प्रकार है वो साझेदारी कौन सी होती है? वैध साझेदारी होती है। कौन सी साझेदारी होती है? वैध साझेदारी होती है। अवैध साझेदारी, देखिए यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं, वैध और अवैध साझेदारी से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने हुए हैं कि अवैध साझेदारी किसे कहते हैं। कहां से? वैध और अवैध साझेदारी से। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अवैध साझेदारी को आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। अवैध साझेदारी, अवैध साझेदारी क्या होती है? इल्लीगल पार्टनरशिप। इल्लीगल पार्टनरशिप में कुछ बातें हैं। पहली, कार्य की प्रकृति वैधानिक न हो। क्या मतलब हुआ? कार्य की प्रकृति वैधानिक न हो। वैधानिक नहीं होने का मीनिंग ये है कि कार्य की प्रकृति का वैधानिक नहीं होने का मतलब क्या है? कार्य की प्रकृति वैधानिक नहीं होने का मीनिंग ये है कि कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो विधान द्वारा वर्जित है। जैसे कि वाइन की बात करें, वाइन शॉप के लिए एक लीगल लाइसेंस होता है, उस लीगल लाइसेंस के अकॉर्डिंग ही अपन वाइन शॉप को ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे वो पार्टनरी से है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, लेकिन उसे अपन बिना लाइसेंस के ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा कोई बिजनेस किया जा रहा है कि तस्करी का कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया पार्टनरशिप में, तो वो पार्टनरशिप है वो इलीगल रहेगी, लीगल नहीं रहेगी। तो कार्य की प्रकृति है वो वैधानिक नहीं हो, वो अवैध है। नंबर 2, साझेदार शत्रु देश का नागरिक हो। यदि कोई साझेदार है वो एनिमी कंट्री का, यदि कोई आपने पार्टनर बना लिया है, तो ऐसी साझेदारी भी क्या होती है? अवैध होती है। क्या होती है? अवैध होती है, इलीगल होती है। नंबर 3, तीसरे नंबर पे अपन बात करते हैं साझेदार कदाचार का दोषी हो। कदाचार का दोषी होने का मतलब यह है कि साझेदार के ऊपर किसी प्रकार के कोई क्राइम के मुकदमे दर्ज हो, कोई किसी प्रकार का उसका मर्डर किया गया हो, या कोई और किसी ऐसे केस में जो कानूनन तरीके से गलत कार्य है, उस गलत कार्य में वो पार्टिसिपेंट है और उसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, कोई संगीन उसने जुर्म किया, उसका मुकदमा चल रहा है, तो ऐसे पार्टनर को भी अपन साझेदारी में शामिल नहीं कर सकते हैं। और यदि किया है तो वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? अवैध हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। अगला पॉइंट है, चौथा नंबर का पॉइंट है, साझेदार पागल व दिवालिया हो। यदि कोई साझेदार पागल है या इंसॉल्वेंट है, दिवालिया है, ऐसा यदि कोई पार्टनर अपन ने बना रखा है कि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक रूप से उसकी स्थिति सही नहीं है, और जो दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट है, बैंक ने उसको, न्यायालय ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया, उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, यदि ऐसे व्यक्ति को भी अपन पार्टनर बना लेते हैं तो वो पार्टनरशिप कैसी होती है? अवैध होती है। मान लो कि अपने क्वेश्चन आ गया कि अवैध पार्टनरशिप क्या होती है या अवैध साझेदारी से आप क्या समझते हैं, तो अपन आंसर लिखेंगे, अवैध साझेदारी वह होती है जिसमें निम्न शामिल हो। तो निम्न शामिल हो, कार्य की प्रकृति वैधानिक न हो, साझेदार शत्रु देश का नागरिक हो,
साझेदार कदाचार का दोषी हो, साझेदार पागल या दिवालिया हो, ये कोई भी बिंदु यदि इसमें से पाया जाता है तो वो पार्टनरशिप कैसी होगी? कैसी होगी? अवैधानिक। कैसी होगी? अवैधानिक, अवैध होगी। अब इसमें एक पॉइंट और है, साझेदारों की संख्या 50 से अधिक हो, साझेदारों की संख्या 50 से अधिक हो। यदि कोई ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें कंपनी एक्ट जो 2013 का जो कंपनी अधिनियम है उसमें ये बताया हुआ है कि भाई एक पार्टनरशिप में, एक साझेदारी फर्म में जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो हो सकती है कितनी? 50। और अपन ने 60 को इकट्ठा कर रखा है, 60 आदमियों को एक जगह जोड़ रखा है, हाँ हम पार्टनरशिप चला रहे हैं। तो ऐसी यदि कोई पार्टनरशिप होती है तो वो भी क्या मानी जाएगी? अवैध मानी जाएगी। तो कितने पॉइंट हो गए? 5। कार्य की प्रकृति वैधानिक न हो, साझेदार शत्रु देश का नागरिक हो, साझेदार कदाचार का दोषी हो, या साझेदार पागल या दिवालिया हो, या अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 50 से अधिक हो। ऐसी स्थिति यदि होती है तो वो साझेदारी होती है कैसी? अवैधानिक। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।